welcome to Law School. In today's class, we are going to discuss the important questions for the topic of trespass, right? So, let's start with the first question. Pointing a loaded pistol at another is, पहली बात से देखो इसमें ये कह रहे हैं pointing, point ही सिर्फ कर रहे हैं, ठीक है? तब loaded pistol at another. अब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको वहीं के वहीं इसको समझ लेना है कि ये किस चीज की बात कर रहा है, ठीक है? ये पॉइंटिंग एट अ लोडेड पिस्टल, तो एट अनदर ये भी समझना है आपको, तो वही के वही समझ जाना कि दिस इज एन ऑफेंस रिलेटेड टू द बॉडी, राइट? तो बॉडी में कौन कौन से ऑफेंसेस आएंगे वो देख लेना, और सिर्फ यहाँ पे पॉइंटिंग की बात हो रही है एसेट, और कुछ हो नहीं हो रहा है, हाँ फिजिकल हार्म नहीं हो रहा है। और हमने पढ़ा था जब ऐसे हम किसी को डरा देते हैं, धमका देते हैं, तब असॉल्ट होता है, बट जब जनरली किसी को हम टच कर दें, हर्ट कर दें फिजिकल, देन इन दैट केस बैटरी हो जाती है। तो इस केस में क्या हुआ है? असॉल्ट हुआ है, राइट? सो बैटरी नहीं हुई है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। Here A is the right answer. So let us see the answer. Yes, A is the right answer. Now, second question. The justification to an action for trespass means. अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जस्टिफिकेशन की, ठीक है? एक्ट ऑफ ट्रेसपास हो गया है, ठीक है? ट्रेसपास का एक्शन हो गया है, उसकी जस्टिफिकेशन में मींस इसके डिफेंस में हम कौन सा यहाँ से पॉइंट है उठा सकते हैं, ठीक है? नो लीव एंड लाइसेंस, पहली बात, नो लीव एंड लाइसेंस इज नॉट द जस्टिफिकेशन। आपके पास ना कोई लीव है ना कि कोई लाइसेंस है। ये हमने जब ट्रेसपास पढ़ा था तब उसमें हमने ये डिस्कस करा था। लाइसेंस क्या होता है? जब आपको कोई अथॉरिटी दे दे कि आप ठीक है इतने से इतने लेके आप इस प्रॉपर्टी में एंटर कर सकते हो, तो उसको हम लाइसेंस कह देते हैं। ये इतने से इतने टाइम तक आप लीव कर जाना, तो लीव एंड लाइसेंस का कंसेप्ट आया हुआ है। बट आपके पास नो लीव एंड लाइसेंस है ही नहीं, तो फिर वो हम जस्टिफिकेशन उसको कैसे कह देंगे? वो आपका डिफेंस में आएगा ही नहीं, ठीक है? डिफेंस में तब आता जब यहाँ लिखा होता है लीव एंड लाइसेंस है आपके पास। अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर लिया है, ठीक है, आपके पास लीव एंड लाइसेंस दोनों है, तो इस केस में आपके पास डिफेंस बन जाता है कि आप दिखा दो कि भाई देखो मुझे तो इतने टाइम पे बुलाया हुआ था, मैं तो आ गया, ठीक है? एग्जाम्पल से समझो, अगर आपकी किसी के साथ मीटिंग है, आपको उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करना है, आपको प्रायर अपॉइंटमेंट टाइम दिया जाता है, आपको बोला जाता है 12 से 2 आ सकते हो, ठीक है? हम बोलते हैं जब आप 12 से 2 तक रहते हो तो ठीक है, ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। पर जब आप उस पॉइंट को एक्सीड कर देते हो, ठीक है, फोर्सिबली वहां बैठे हो, तो हम बोलते हैं ट्रेसपास एब इनिशियो लग जाता है आप पे, कि आपने जब एक्सीड कर दिया, अपना परमिशन का टाइम एक्सीड कर दिया। सो यहाँ पे बात कर रहे हैं नो लीव। जब आपके पास नो लीव एंड लाइसेंस है तब ये जस्टिफिकेशन होगी? नॉट एट ऑल होगी। सो दिस इज द रॉन्ग। प्रिस्क्रिप्शन आपको पता है, प्रिस्क्रिप्शन न्यूसेंस में भी, ट्रेसपास में भी, इट इज अ कंप्लीट डिफेंस। इसमें आपको इजमेंट्री राइट मिल जाता है, जो आप काम 20 सालों से करते आ रहे हो, ठीक है, तो वो आपका ऑफेंस नहीं मानी जाती। सो इट कैन बी द जस्टिफिकेशन। नो सेल्फ डिफेंस, अगर यहाँ पे अकेला सेल्फ डिफेंस होता, सेल्फ डिफेंस में आपने ट्रेसपासिंग कर दी है, तो अब हमने पढ़ा भी था 96 से लेके 106 सेक्शंस ऑफ आईपीसी में भी ये पढ़ा था कि सेल्फ डिफेंस में ट्रेसपासिंग हो रही है, दैट विल नॉट अमाउंट टू एनी ऑफेंस। बट यहाँ पे बात होगी नो की, विच इज ऑल्सो नॉट अ जस्टिफिकेशन। नॉट अवेटिंग अ न्यूसेंस, अब आप देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप न्यूसेंस का वेट ही नहीं कर रहे, आपने ट्रेसपासिंग कर दी। अगेन दिस विल नॉट अमाउंट टू द जस्टिफिकेशन, ठीक है ना? हमने जब ये ट्रेसपास पढ़ा था तब हमने बोला था कि न्यूसेंस हो रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है आप ट्रेसपासिंग कर दो, ठीक है ना? सो हियर ओनली प्रिस्क्रिप्शन कैन बी द गुड जस्टिफिकेशन फॉर द एक्शन ऑफ ट्रेसपास। सो लेट अस सी द आंसर। Yes, B is the correct option. Now, next question. Mark the incorrect statement. In assault, actual contact or infliction of force is not necessary, though it is a battery. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, एंड ये आपके बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको पता है असॉल्ट कंटैक्ट में, इन असॉल्ट एक्चुअल कंटैक्ट और इन्फ्लिक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट नेसेसरी। बैटरी में ये बहुत जरूरी। असॉल्ट क्या होता है? मैंने आपको समझाया था, मैं बोल दूं आई विल स्लैप यू हार्ड, आई एम गोइंग टू किक यू आउट,
but actually I'm not doing it. If I do that, then it will amount to battery, right? So in assault, actual contact or infliction of force is not at all necessary, though it is necessary in battery, right? Now, it is necessary that every battery should include assault. It is also a right option. Why it is the right option? Because it is not at all necessary कि आपकी हर बैटरी में assault हो, ठीक है? असॉल्ट के बाद बैटरी आता है, नो डाउट, बट इट इज नॉट जरूरी. समटाइम्स द अदर पर्सन अटैक यू फ्रॉम बिहाइंड, तो उसमें तो असॉल्ट का उसको मौका ही नहीं मिला है, ठीक है? तो दैट इज व्हाई इट इज राइट ऑप्शन, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बैटरी शुड इंक्लूड द assault. Now it is necessary that every, ये तो मैं अभी समझा के हटी हूँ, so this is your incorrect option, because it is not at all necessary that every battery should include the assault. Why? इसका एग्जाम्पल आपका है बैक स्टैपिंग. बैक से आपको कोई कुछ अटैक कर देता है, बैक अटैक में हम मान लेते हैं जब उसको सॉल्व करने का मौका ही नहीं लिया, उसने जस्ट आपसे फिजिकल कॉन्टैक्ट करते ही अपना काम कर दिया, तो वो बैटरी बन गया, तो सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है? डी ऑप्शन, showing a clenched fist is an assault, but actual striking amounts to battery. Yes, this is the absolutely right. Showing the fist is what? Assault, but striking it, physical touching it, that amounts to battery. तो ये है आपके trespass to body से related option. So here C is the correct option. Let us see. Yeah, C is the right option. Now next question, please. Fourth, now mark the incorrect. Again, we are going to mark the incorrect statement from all these things. Every invasion of a private property, be it even so minute, is trespass. Absolutely right. आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में इन्वेड कर देते हो, चाहे वो माइन्यूट क्यों ना हो, but it amounts to trespass. Now, trespass may be committed by entering upon the land of a plaintiff or by remaining there, or by doing an act affecting the sole possession of the plaintiff, in each case without justification. देखो, ये पॉइंट को आपके क्वेश्चन में आता है, ये पॉइंट आपको इसको कैसे समझना है, इसको तोड़िए. पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि ट्रेसपास may be committed by entering upon the land of plaintiff or remaining there. Absolutely right. अगर आप किसी की प्लेंटिफ, आपको पता है जो कंप्लेंट करता है, ठीक है, आप उसके लैंड में एंटर कर रहे हो या फिर वहां पे रुक रहे हो, ठीक है, वो ट्रेसपास होगा, ऑब्वियसली होगा यो. और by doing an act affecting the sole possession of the plaintiff, या फिर कुछ ऐसा एक्ट करते हो जो अफेक्ट कर रहा है पोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ के लिए. जब पोजेशन है प्लेंटिफ का, whether it is immovable or movable, you are doing such an act which is affecting the possession, right? Now in each case without justification, आप कोई justification दो ना दो, trespass में जरूरी नहीं होता, because it is actionable per se. So here B is also the right option, and we are going to find the incorrect one. Now the C option, trespass is wrong against possession rather than ownership, which is absolutely right. क्यों? क्योंकि कहते हैं trespass में ये wrong possession के against होता है, ना कि ownership के. कैसे? पोजेशन चाहे आपकी एक्चुअल हो, कंस्ट्रक्टिव हो, जब आपके पोजेशन में चाहे किसी और का सामान क्यों ना हो, अगर आप उसमें भी हिंड्रेंस क्रिएट करते हो, तो मान लेते हैं कि ट्रेसपास हो गया है, उसमें ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं आता. आपके ट्रेसपास में आपको बात याद रखनी है, इट कैन बी आइदर डायरेक्ट और इट कैन बी इनडायरेक्ट, राइट? बट पोजेशन, यू नो, इट इज अगेंस्ट पोजेशन, नॉट ओनरशिप, ठीक है ना? अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. मान लो आपने अपनी वॉच किसी को ठीक करने दी थी, ठीक है, मैंने आपको ये बताया भी था, ये समझा रखी है मैंने, गुड्स वाले, जब हमने ट्रेसपास टू गुड्स करा था, आपने वॉच ठीक करने को दे रखी थी. हाँ, अब उसकी जो पोजेशन है, ओनर आप हो, पोजेशन अब उसके पास है, जो उसको ठीक करेगा, उसको रिपेयर करेगा, ठीक है. आप अब उसको बता के उससे पोजेशन से ले लेते हो वापस, तब तो ठीक है. मान लो उसके वो पोजेशन में था, आप गए, आपने देखा कोई है नहीं, आपको लगा मेरी वॉच है, आप उठा के ले आते हो, तब हम फिर भी कह देते हैं आपने ट्रेसपास कर दिया, बिकॉज trespass is wrong against the possession, not the ownership. Whether you were the real owner, but at that time he was having the actual possession of your property, right? So चाहे possession actual हो या constructive हो, constructive कैसे है? to the servant or any other person जिसको आपने आगे दे रखी है possession. But
दोनों केसेस में आपको हमेशा बात रखनी है, ट्रेसपास इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अगेंस्ट पोजेशन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये बात याद रखनी है, ट्रेसपास इज रॉन्ग अगेंस्ट पोजेशन नॉट ओनरशिप। सो दिस इज आल्सो द राइट ऑप्शन वी आर गोइंग टू फाइंड इन। तो यही बच्चा तो यही होगा, ट्रेसपास इज रॉन्ग अगेंस्ट ओनरशिप नहीं, ये बिल्कुल गलत। आपको याद रखना है टीपी हमेशा, ट्रेसपास इज ऑलवेज against wrong against the possession not against ownership. Okay, yeah, next. Now your next question, yeah, answer is D. Okay, yeah, next question. Now the defenses to trespass include what? अब हमने ये देखना है कि trespass में आपके कौन से डिफेंसेस आते हैं, ठीक है। पहला है justification by law, which is also correct. Private defense, it is also correct. Inevitable accident, it is also correct. ठीक है, so all of the above here is the right answer. अब कैसे, मैंने आपको पहले फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था जस्टिफिकेशन वाला, उसमें ही मैंने आपको बताया था जस्टिफिकेशन क्या होती है, जब आप अपने एक्ट को जस्टिफाई करते हो। जस्टिफाई कैसे करोगे, आपने गलती करी है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो उसको हम डिफेंस मानते हैं। सो डिफेंसेस के लिए जस्टिफिकेशन आपकी कोई लॉ, स्टैट्यूटरी राइट बोलते हैं इसको, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, प्राइवेट डिफेंस या कोई एक्सीडेंटली कुछ हो गया, इनएविटेबल जो अवॉइड ही हो सकता है। इसमें हमने पैराशूट वाला एग्जांपल करा था कि पैराशूट का हवा से गलती से किसी और की जगह वो लैंड कर जाता है, तब उसमें हम ट्रेसपासिंग नहीं लेंगे बिकॉज दैट वाज इनएविटेबल, उससे जानबूझ के नहीं करा था। प्राइवेट डिफेंस में मैंने आपको पहले बताया था, प्राइवेट डिफेंस में आप ट्रेसपासिंग कर रहे हो, दैट इज अ कंप्लीट डिफेंस, राइट। सो हियर डी इज योर राइट आंसर, या D is your right answer. Now next, A, who has purchased a ticket for seat at a cinema show was forcibly turned out of his seat by the direction of the manager, who was acting under a mistaken belief that A had not paid for his seat. अब देखिए, अब इस केस में मिस्टेकन बिलीफ है, ए को उसने टिकट ली थी सिनेमा हॉल में शो देखने के लिए, ठीक है, बट उसको फोर्सिबली उसकी सीट से हटा दिया बाय द मैनेजर हु वाज एक्टिंग अंडर अ मिस्टेकन बिलीफ कि ए ने उसके लिए पे नहीं करा है, ठीक है। ए इज एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस फॉर बैटरी, ए इज एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस फॉर असॉल्ट, ए इज एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस फॉर बैटरी एंड असॉल्ट, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको यहाँ पे अपना दिमाग अच्छे से यूज करके सोचना है, वर्ड्स ढूंढने हैं। फोर्सिबली, किसी को फोर्सिबली, जब ऐसे वर्ड्स आ गए तो आपको वही के वही मान जाना है कि उसे बाय फोर्स कुछ करा है किसी के अगेंस्ट, विच इज अ क्राइम, विच इज अ रॉन्ग, राइट ना। अब उसको फोर्सिबली उसकी सीट से उठा दिया, सो उसको फिजिकल टच भी हुआ, ठीक है ना, was forcibly turned out by the direction of the manager who was acting। देखो, चाहे वो mistaken belief में था नहीं था, ठीक है, उसको forcibly उसकी सीट से उठाया है, धमकाया है, so A is entitled to recover damages for battery and assault। अब उसका ये सब काम उसके बैक पे नहीं हुआ है, डायरेक्ट हुआ, तो assault भी इसमें आ जाएगा, as well as battery because forcibly turned out of his seat by the manager, right? So here C will be the right option. Let us see, please. Yeah, C is the right option. Now next question, please. Mark the incorrect statement. Again here we are going to mark the incorrect statement. Wrongful intention is not necessary in conversion. अब यहाँ पे incorrect ढूंढनी है, पहली तो बिल्कुल ठीक है, wrongful intention जो होती है ना, it is not at all necessary for the conversion, right? Wrongful intention is necessary in conversion, मैंने अभी आपको समझाया है। इंटेंशन आपके कन्वर्जन में इज इमटेरियल, ठीक है, इंटेंशन है नहीं है, रॉन्गफुली आपने जब कन्वर्जन कर दी तब वही के वही मान लिया जाता है कि आपसे ऑफेंस, आपसे रॉन्ग कन्वर्जन का हो गया, राइट। सो रॉन्गफुल इंटेंशन इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, इट इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन, इट इज अ करेक्ट वन। A wrongful sale of goods is conversion, absolutely right. The finder of goods is justified in taking steps for the protection and safe custody till he finds the true owner. This is also right. अब आपको पता है ना कन्वर्जन क्या होती है, जब मान लो आपको कोई प्रॉपर्टी मिल गई, किसी की मिल गई,
पर वो आपकी नहीं है, यू आर नॉट द ट्रू ऑनर बट यू आर हैविंग द पोजेशन, ठीक है, आपके पास कन्वर्ट हो गया पोजेशन ट्रू ऑनर का, आपके पास आ गया क्योंकि पता ही नहीं है कौन है, तब हम वर्ड कन्वर्जन यूज करते हैं, ठीक है। इसमें भी ये ट्रेसपास आपका टू गुड्स माना जाता है, टू इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, कन्वर्जन को ट्रोवर भी बोला जाता है। आपको ये बातें सारी ध्यान रखनी है। इसका हमने बहुत ही डिटेल में ट्रेसपास वाले क्लास में अच्छे से मैंने इसके 4 कैसे तरीकों से कन्वर्जन होती है वो भी मैंने इसमें समझाया हुआ है आपको, ठीक है। सो हियर बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड बी इज योर राइट ऑप्शन, यस बी। अब यहां से समझिए थोड़ा सा, टू मेंटेन द एक्शन ऑफ कन्वर्जन द प्लेंटिफ शुड हैव टू प्रूव व्हाट। देखो यहाँ पे रॉन्गफुल इंटेंशन की बात रख बोली थी, आपको ये बात याद रखनी है, रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं, इनफैक्ट कन्वर्जन के लिए प्लेंटिफ को क्या चीज दिखानी है, that he has the lawful right to possess the movable property, that the defendant wrongfully converts the possession of movable property। देखिए अब इन्होंने इसमें प्लेंटिफ को ये 2 चीजें दिखानी होती हैं। अगर मान लो आपने किसी को वॉच ठीक करने के लिए दी और उसने वो उसको डिटेन कर दिया और वो डिटेन करके आगे अपने को कह रहा है कि ये मेरी है, कन्वर्जन कर ली उसने, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या दिखाना होगा, सबसे पहली बात ये बतानी होगी कि आप लॉफुल ऑनर हो, कि लॉफुल राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने ठीक करने के लिए दी थी। दूसरा, डिफेंडेंट ने रॉन्गफुली कन्वर्ट कर दिया है पोजेशन उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी का। बार बार मैं बता रही हूँ, कन्वर्जन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिलेटेड टू द मूवेबल प्रॉपर्टी और नोन एज ट्रोवर, ओके। सो हियर बी वाज द राइट ऑप्शन। नाउ लेट अस सी द 8th क्वेश्चन। आपका 8th क्वेश्चन क्या कहता है, अ मेयर डिटेंशन without any wrong to the plaintiff title is। अब यहाँ पे देखो mere detention की बात कर रखी है इन्होंने। डिटेंशन क्या होता है, आपका डिटेनिंग होता है। सो हियर डिटेनिंग wrongfully plaintiff का कोई भी सामान, plaintiff का it is again related to the movable property is known as detention not conversion। डिटेन कर लिया, आपने रख ही लिया, तो इस केस में हम आते हैं डिटेन, आपने डेटिन्यू करा है। सो हियर ही इज द राइट ऑप्शन, नॉट कन्वर्जन, नॉट फॉल्स इंप्रिजमेंट। देखो ये सारे एक जैसे हैं, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मेयर डिटेंशन की बात करी है, मेयर डिटेंशन, उसको आगे बात नहीं करा कन्वर्जन में हो गया या कैसे हो गया। सो मेयर डिटेंशन विल अमाउंट टू डेटिन्यू ओनली। सो हियर ए इज योर राइट ऑप्शन। सो लेट अस सी प्लीज, या ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। टॉर्ट्स प्योरली अफेक्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी मींस, टॉर्ट्स कहते हैं प्योरली अफेक्टिंग मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आते हैं, आपके गुड्स आते हैं, ठीक है। सो हियर ए इज द राइट ऑप्शन। रॉन्गफुली ट्रांजैक्शन नो, रॉन्गफुली डिटेंशन नो, नन ऑफ द। कहते प्योरली जब आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जाती है तब उसमें कह देते हैं ट्रेसपास टू गुड्स लग गया है, राइट। सो यस, ए इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट बैटरी। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स है, हमने ये ढूंढना है कि इसमें बैटरी आपकी कौन सी है, राइट। बैटरी चेक करते हैं हम कौन सी है इसमें। टचिंग ऑफ अनदर इन एंगर, ऑफ कोर्स टचिंग, टचिंग वर्ड आ गया ना, यहाँ से समझो टचिंग आ गया, यस। सीजिंग एंड लेइंग होल्ड ऑफ अ पर्सन सो एज टू रिस्ट्रेन हिम, ऑफ कोर्स सीज कर रहे हो, लेइंग होल्ड ऑफ अ पर्सन, इट इज आल्सो राइट। नाउ स्पिटिंग इन द फेस, आप स्पिट कर रहे हो, though you are not touching it but your own body something is touching the other person। so again very important, ध्यान से देखो कैसे आपकी कितनी तरह की बैटरी इसमें दिखाई हुई है मैंने। this is also right। throwing over a chair or carriage in which another person is sitting, of course आप थ्रो कर रहे हो चेयर और कैरेज को, उससे क्या होगा, पर्सन बैठा है वो गिर जाएगा, फिजिकली हर्ट हो, ठीक है। this is also right। throwing water, again you are throwing water, though you are not touching it yourself but by the way of throwing water you are touching the other person, which will also amount to battery। taking a person by the collar, किसी को कॉलर से आप टच कर दो, ठीक है, तो again you are touching somebody's property। then मैंने बोला ना आपको बैटरी में याद रखना है फिजिकल टच, टच हो जाए जब बैटरी मान लेते हैं उसको। सिर्फ जब आप टच नहीं करते, सिर्फ धमकाते हो, डराते हो, तब असॉल्ट होता है। causing another to be medically examined his or her will, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, किसी की मर्जी के बिना आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा रहे हो, उसकी बॉडी को इनडायरेक्टली टच करवा रहे हो। याद रखना जो आपका ये बॉडी का ट्रेसपास टू द बॉडी इज कैन बी डायरेक्ट, कैन बी इनडायरेक्ट।
only trespass to the property, not movable, immovable one is direct. ठीक है. Now एंड अनवांटेड केस, अब किसी को केस चाहिए नहीं, आप अनवांटेडली कर रहे हो, उसकी बॉडी को टच कर रहे हो, अगेन दैट विल अमाउंट टू बैटरी. ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, फोर्सिबली है, यहाँ पे वर्ड को समझो. सो हियर ऑल द ऑप्शंस आर राइट. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट ऑप्शन. सो हियर डी विल बी द राइट ऑप्शन. लेट अस सी. या डी इज योर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट प्लीज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अब हमने ये ढूंढनी है कि कौन सी ट्रू है. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, अब दिया ट्रू ढूंढना है, इनकरेक्ट कुछ नहीं है. False imprisonment consists of total restrainment on the liberty of the person. Absolutely right. False imprisonment में क्या होता है आपका, total restrainment होना चाहिए. ये नहीं कि आपको कोई पाथ हो कहीं से निकलने का. अगर पाथ है तब हम मानेंगे false imprisonment नहीं हुई है, because इसमें आपका total restrainment चाहिए हमें. ठीक है. However short the restrainment may be on the liberty of a person, it amounts to false. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता शॉर्ट है नहीं है. ठीक है. लिबर्टी जब उसकी रिस्ट्रेन हो रही है, that thing amounts to the false imprisonment. The other option, imprisonment to be false must be without the lawful. Of course, अगर वो lawful से होगी तो वो imprisonment आपके punishment हो जाएगी, which is not the false one, right? वो तो आपको punishment के तौर पे मिलेगी. ये यहाँ पे बात करिए without lawful. So absolutely right. False imprisonment के लिए that should be without the lawful justification. So here all the options are right. D is your right answer. Let us see please. Yeah, D is your right answer. Now let us see your 12th question. You have to mark the incorrect statement over here. तो हम चलते हैं, देखते हैं. A man is not liable for trespass committed involuntarily. Yes, जिससे involuntarily आप किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर जाते हो अपनी मर्जी के बिना, आपको कोई मालूम पुश करके भेज दे, तब हम कहते हैं आपने इंटेंशन थी नहीं, आप अपनी मर्जी से तो गए नहीं, तो तब मान लिया जाता है कि आपने ट्रेसपासिंग जो है नहीं की है. ठीक है. बट ही इज लायबल इफ हिज एंट्री इज इंटेंशनल. यस, even though made under a mistake. Again, this is the right option. Why it is right? And we are going to find the incorrect one. अब आपने एंट्री, आपने इंटेंशनल थी, चाहे आपसे गलती हो गई है, गलती की यहाँ पे ट्रेसपासिंग में कोई माफी नहीं है. गलती से चाहे मिस्टेक से एंटर कर गए हो आप किसी की प्रॉपर्टी में, ठीक है, आप खुद एंटर करे हो, किसी ने नहीं करा, तब मान लिया जाता है आपने ट्रेसपासिंग करी है. बट यस, अगर आपको कोई इनवॉलेंटरली आपकी मर्जी के बिना आपको कहीं पे एंटर करवा दे, तब हम मान लेते हैं ट्रेसपासिंग नहीं हुई है. ठीक है. बी ऑप्शन देखते हैं. एन एंट्री अपॉन अनदर्स लैंड कॉन्स्टिट्यूट ट्रेसपास टू लैंड whether or not the entrant know that he is trespassing. This is also the right option. Why? Because आप किसी की लैंड में एंटर कर गए हो, तभी के तभी आपको मान लिया जाता है कि आपने ट्रेसपास टू लैंड कर लिया है, चाहे जो एंट्रेंट को, आप जिसमें जो एंट्री कर रहा है, ठीक है, उसको पता है नहीं है कि वो ट्रेसपासिंग कर रहा है नहीं कर रहा है. अगेन मिस्टेक है, उसको नहीं पता, बट स्टिल ही विल बी हेल्ड लायबल बिकॉज उसने किसी और की प्रॉपर्टी में एंट्री कर दी है. सो उसको पता है नहीं पता है, दैट इज इमटेरियल इन ट्रेसपासिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, इफ द डिफेंडेंट कॉन्शियसली एंटर्स अपॉन अ लैंड बिलीविंग इट टू बी हिज ओन बट व्हिच टर्न्स आउट टू बी ऑफ द प्लेंटिफ, he is liable for the trespass. Absolutely, यही पॉइंट को घुमा के फिर लिखा हुआ है. अब डिफेंडेंट को कॉन्शियसली किसी के लैंड में एंटर कर गया, ये सोच के, ये बिलीव करके कि ये मेरा लैंड है, बिलीविंग दैट टू बी हिज ओन लैंड, ठीक है, बट देन ऑल्सो he will be liable for trespass. आपको बेसिकली ये बात समझनी है ट्रेसपासिंग में, जब आप किसी की प्रॉपर्टी में कॉन्शियसली वॉलंटरली खुद एंटर कर रहे हो, चाहे गलती से एंटर कर रहे हो, स्टिल यू विल बी लायबल फॉर द ट्रेसपास. बट ठीक है, किसी ने आपको इनवॉलंटरली वहां पे एंटर करवा दिया, इन दैट केस यू विल नॉट बी हेल्ड फॉर ट्रेसपास. अब देखते हैं, चलिए देखते हैं लास्ट ऑप्शन. इफ द डिफेंडेंट कॉन्शियसली एंटर्स अपॉन अ लैंड believing it to be his own but which turns out to be of the plaintiff, he is not liable. ये गलत है because he is liable. not नहीं है, he is liable. वो डिफेंडेड कॉन्शियसली किसी और की प्रॉपर्टी में एंटर कर गया है ये सोच के कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जबकि वो निकलती किसी और की है, he will be held liable. जो इसने इस पॉइंट में पढ़ा, ना कि he will not be held liable. So here D is the right option. That is your incorrect statement. So let us see. Yes,
डी इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ चलिए हम चलते हैं अब आपके 13th क्वेश्चन पे। यू हैव टू मार्क हियर, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फॉल्स इम्प्रिजमेंट व्हेन अ मैन इज ऑलरेडी इम्प्रिजमेंट। दिस इज नॉट राइट, व्हाई? बिकॉज फॉल्स इम्प्रिजमेंट, अब वो कहते हैं देयर इज नथिंग कॉल्ड फॉल्स इम्प्रिजमेंट व्हेन मैन इज ऑलरेडी इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजन्ड की तो बात करी हुई है, बट कैसी इम्प्रिजन्ड? लॉफुल कि कैसी? सो दिस इज नॉट द करेक्ट थिंग, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। फॉल्स इम्प्रिजमेंट मस्ट रिलेट टू टोटल रिस्ट्रेंट ऑफ लिबर्टी ऑफ द पर्सन, ये भी हम करके हटे हैं, अंडर अनलॉफुल डिटेंशन। इसके लिए आपका टोटल रिस्ट्रेनमेंट होना जरूरी है और अनलॉफुल डिटेंशन होनी जरूरी है। सी ऑप्शन क्या कहता है? देयर में भी टोटल और पार्शियल। टोटल पार्शियल तो देखो बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये तो गलत ही है आपका ऑप्शन, ठीक है, नन ऑफ द अबव। सो हियर बी इज योर राइट ऑप्शन। सो लेट अस सी व्हिच इज योर राइट ऑप्शन। या बी इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ए प्रिटेंड्स टू लॉक बी इन अ रूम by purporting to turn the key of the door from outside and taking it away। अब यहाँ पे समझो, ए ने प्रिटेंड करा, ए ने प्रिटेंड करा कि उसने बी का रूम बाहर से लॉक कर दिया है, प्रिटेंड करा, जबकि असली में नहीं करा, ठीक है, कि उसे टर्न द की ऑफ द डोर फ्रॉम आउटसाइड एंड टेकिंग इट अवे। द डोर शट इज नॉट लॉक्ड, डोर कहते हैं आपका लॉक नहीं है। B remains in the room for 2 hours under the belief that he has been locked inside। अब देखो उसने तो pretend करा, बट B को कुछ नहीं पता, B को कुछ नहीं पता, उसको तो यही लग रहा है कि मैं एक बंद कमरे में लॉक हो गया हूँ, बाहर से A ने मुझे ताला लगा दिया है, डोर चाहे बंद था, उसने एक्टिंग करी, जो भी करी, B को नहीं पता इस केस में। आपको ये बातें देखो, जब आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, वहीं के वहीं मार्क कर लो जो वर्ड्स आपको पता लग रहे हैं कि इससे क्वेश्चन की रुख बदल रही है। यहाँ प्रिटेंड वर्ड आ गया, ए ने सिर्फ प्रिटेंड करा, यहाँ पे उसने असली में वो एक्ट नहीं करा। दूसरा, बी को बिलीफ लग गया कि वो अंदर लॉक है, ठीक है। तो देयर इज फॉल्स इम्प्रिजमेंट, देयर इज नो फॉल्स इम्प्रिजमेंट, देयर इज फॉल्स इम्प्रिजमेंट एज नॉलेज ऑफ द रिस्ट्रेंट टू द पर्सन, फॉल्स इज नॉट एसेंशियल। दिस इज द राइट ऑप्शन। देखो फॉल्स इम्प्रिजमेंट तो हुई है, बट आगे भी पढ़ो, एज नॉलेज ऑफ द रिस्ट्रेंट टू द पर्सन फॉल्सली इम्प्रिजमेंट इज नॉट इसेंशियल। अब इसको बी को नॉलेज थी नहीं थी, दैट इज इमटेरियल, ठीक है, उसको तो यही लग रहा है ना कि वो रिस्ट्रेन हो गया है। सो देयर इज फॉल्स इम्प्रिजमेंट एज नॉलेज ऑफ द रिस्ट्रेंट टू द पर्सन फॉल्सली इम्प्रिजमेंट इज नॉट इसेंशियल। अब इसको लाइन को घुमा के लिखा हुआ है, आप ये देखिए, उन्होंने ये लिख दिया यहाँ पे कि नॉलेज ऑफ द रिस्ट्रेंट टू द पर्सन फॉल्सली इम्प्रिजमेंट इज नॉट एसेंशियल। तो इस पॉइंट को समझिए, ये क्यों राइट है? क्योंकि इन्होंने ये बात आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली लिखी है कि जो बंदे को रिस्ट्रेन करा है उसको नॉलेज होनी नहीं जरूरी, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है। आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई प्रोपोजिशन आता है जिसमें उसकी टोटल रिस्ट्रेन हुई है बट उसको कोई नॉलेज नहीं है, तभी के तभी आप समझ जाना कि वहां पे उसकी टोटल रिस्ट्रेनमेंट हुई है, तो फॉल्स इम्प्रिजमेंट लगेगी आपकी, ठीक है। सो हियर सी इज योर राइट ऑप्शन। लेट अस सी, या सी इज योर राइट ऑप्शन। नाउ 15th question. In which of the following cases A is put in false imprisonment? A is locked in a room which has window 5 feet above the room. So अब देखिए इस केस में total restrainment है नहीं है। A is put within field which is surrounded by 500 voltage live electric। फील्ड में है बट टोटल रिस्ट्रेनमेंट कैसी है? 500 वोल्टेज लाइव वायर है, ठीक है, जाएगा तो मरेगा। इस केस में हम कह सकते हैं कि इसकी फॉल्स इम्प्रिजमेंट हुई है। A is put in a hut with a wooden door which is fastened with a single nail। अब यहाँ पे भी टोटल नहीं है, एक धक्का मारोगे निकल जाएगा। A is put in a prison compound whose walls are 8 feet high but there is a 5 feet tall ladder lying thereby। 8 feet high तो है वो, बट साथ में लैडर भी पड़ा है जो वो क्लाइंब करके निकल सकता है। तो यहाँ पे भी इसकी टोटल आपको याद रखना है, इसमें आपका टोटल रिस्ट्रेंट होना
जरूरी है. Okay, so here only B is your right option. Yeah, answer is B. Now next question. One of the remedies for false imprisonment is, अब देखिए, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट ये आपका राइट ऑप्शन है इसमें, जो आपका हैबियस कॉर्पस है. ठीक है, ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की एक रेमेडी है. कैसे है अभी बताती हूँ, पहले देखिए इसका आंसर. यस, बी इज द राइट आंसर. अब समझिए इसको, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को. It is known as the Great Writ of Habeas Corpus is a fundamental right in the Constitution that protects against unlawful and indefinite imprisonment. One second. Translated from Latin, it means show me the body. ठीक है, तो ये आपकी जो हैबियस कॉर्पस है आपको प्रोटेक्ट करती है अनलॉफुल एंड इनडेफिनेट इम्प्रिजनमेंट से. ठीक है, द रिट इज कंसिडर्ड टू बी अ गोल्डन रेमेडी. The Supreme Court of India and High Court issued this writ under Article 32 and 226 respectively. कहाँ देखो, 32 में आपकी सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, 226 में आपकी हाई कोर्ट दे सकती है. ठीक है, subject to the rules framed by the high courts, an application for habeas corpus can be made by the person in confinement or by any person on his behalf. तो कहते हैं habeas corpus की जो एप्लीकेशन है वो पर्सन खुद भी दे सकता है या फिर कोई पर्सन उसके बिहाफ में भी दे सकता है. ठीक है, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इफेक्टिव मींस ऑफ इमीडिएट रिलीज फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन वेदर इन प्रिजन. यहाँ पे भी याद रखना, चाहे प्रिजन में हो आप तो भी या प्राइवेट कस्टडी में हो तो भी. वेयर एन अनलॉफुल डिटेंशन इज कंटिन्यूइंग, द प्लेंटिफ में सीक दिस रिट. दिस रिट इज आल्सो यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस ऑफ फॉल्स. ठीक है, तो बेसिकली जो आपका हैबियस कॉर्पस है ये क्या बात करता है, शो मी द बॉडी. अब इसको समझो, शो मी द बॉडी. जो आपका कोई पर्सन फॉल्सली डका हुआ है अंदर, ठीक है, हैबियस कॉर्पस क्या कहता है, शो मी द बॉडी, शो मी दैट पर्सन. सो जब आपकी अनलॉफुल डिटेंशन हो जाती है, अनलॉफुल या इनडेफिनाइट, तो इस केस में इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, तो आप हेबियस कॉर्पस के जरिए उससे आप रेमेडी ले सकते हो. अब आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया. देखो मेरी कोशिश थी कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आपको थोड़ा सा ये पार्ट भी मैं करवा दूं, इन केस आपके एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पे बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं आपके क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में. सो मेरी कोशिश यही थी कि एक रिट ही तो है हेबियस कॉर्पस की, ये भी आपको पता होनी बहुत जरूरी है. ठीक है ना, जिसने मेरी वो क्लास लगाई उसको वहां पे नहीं पता चलेगा, जो मेरा क्वेश्चन क्लास लगाएगा उसको ये बात पता लग जाएगी. नाउ नेक्स्ट, ए पर्सन हैज एनक्लोज्ड द पोर्शन ऑफ द पेमेंट. अब यहाँ पे देखिए पेमेंट की बात कर रहे हैं, इस केस में पेमेंट की बात कर रहे हैं फॉर गिविंग अ रिसेप्शन टू द मैरिज प्रोसेशन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स मैरिज. नो वन हु इज नॉट इनवाइटेड इज अलाउड टू पास थ्रू द पेमेंट. Z who tries to cross is prevented. अब इस केस में समझना है, एक पर्सन ने क्या करा है, पेमेंट का कुछ पोर्शन जो है रोक लिया है, रिसेप्शन जो मैरिज रिसेप्शन करके लोगों को रिसीव कर सके. ठीक है, उसकी डॉटर की मैरिज के लिए जो वहां पे नहीं इनवाइटेड है, दे आर अलाउड टू पास थ्रू द पेमेंट. वो पेमेंट में सिर्फ पासिंग कर सकते हैं, जो अलाउड नहीं है. Z अब यहाँ ट्राई कर रहा है टू क्रॉस, इज प्रिवेंटेड. अब हमने देखना है Z is falsely imprisoned. अब यहाँ पे देखिए, अब उसको रोका गया है जो क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पे false imprisonment तो नहीं लगेगा. Z is not false, ये ठीक है. आगे देखते हैं, Z is not put in false imprisonment as he is free to move in any other direction. This is the right option. अब इसकी यहाँ पे क्या imprisonment हुई है, false कोई भी नहीं हुई है, उसको सिर्फ रोका है, रोका है, तो वो इधर उधर कहीं और से भी तो जा सकता है ना. सो इस केस में हम C को बोलेंगे कि सही है. एनी रिस्ट्रेन ऑन दीज मूवमेंट विल अमाउंट टू फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. ये बिल्कुल ठीक गलत है. अभी देखो आप समझो, एक पेमेंट का एक पार्ट रोका है इन्होंने क्योंकि उसको रिसीव करने हैं गेस्ट उसकी बेटी की शादी के लिए. ठीक है, मैरिज है. ठीक है, नो वन हु इज नॉट इनवाइटेड इज अलाउड टू पास थ्रू द पेमेंट. ठीक है, Z who tries to cross, अब Z क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, उसको रोक दिया. अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि टोटल रिस्ट्रेनमेंट हुई है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट तो उसकी हुई नहीं है. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट तो होती है जब आपको कहीं से भी निकलने का रास्ता ना हो. ठीक है ना, तो दैट इज व्हाई C is your right option here. Let us see. Yes, C is your right option. Next question. On a foggy night,
A put his scooter in the garage of B. Foggy night थी, गलती से A ने अपना स्कूटर जो है B के गैराज में डाल दिया. On finding it, B removed the scooter from the garage and put it alongside the road. अब B के गैरेज में उसने A ने अपना स्कूटर डाल दिया. B क्या करा, जब देखा अपने गैरेज से निकाल के रोड के साइड पे लगा दिया. ठीक है. B has committed the tort of trespass to goods because he interfered with the property of another. बिल्कुल गलत, बिकॉज वो उसकी प्रॉपर्टी थी नहीं, उसकी प्रॉपर्टी में किसी ने अपनी प्रॉपर्टी लगा दी थी. B has committed no tort because he acted in protection of his property. देखो नो टॉट तो बिल्कुल सही है, बट ये ऑप्शन इतना अप्रोप्रिएट नहीं है. B has committed no tort because he is not at fault. This is the right option. बिकॉज इसने कुछ अपनी प्रोटेक्शन या उसके लिए नहीं करा है. बी इज नॉट एट ऑल एट द फॉल्ट. वाई इज नॉट एट द फॉल्ट? बिकॉज ए की गलती थी, मिस्टेक में करा जो भी करा, बट गलती कर दी उसने. ठीक है ना. चलो हम कॉन्शियसली कर दी. फॉगी नाइट थी, इट कैन बी कॉज, कैन बी सेड इट इज एन इनएविटेबल थिंग. बट यहाँ बी ने कोई गलती नहीं करी है, उसने अपनी जगह से उसकी प्रॉपर्टी उठा के बाहर रख दी. अगर उसको डिस्ट्रॉय करा होता फिर हम मान लेते. ठीक है. सो हियर सी इज द राइट ऑप्शन. बी इज लायबल एज जॉइंट टॉर्टफीजर. ये मैं आपको जॉइंट टॉर्टफीजर का टॉपिक अलग से करवाऊंगी. हियर दिस इज नॉट द राइट थिंग. ठीक है. सो हियर सी इज द राइट ऑप्शन. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू डू अ कॉर्पोरल हर्ट टू अनदर coupled with the apparent present ability and intention to do the act is. देखो यहाँ पे आपको बात समझनी है. कहते हैं अटेम्प्ट हो रहा है और थ्रेट, डरावा या अटेम्प्ट टू डू वो कॉर्पोरल हर्ट, किसी दूसरे पे कैसा हर्ट करने के लिए, कॉर्पोरल हर्ट. coupled with an apparent present ability and intention to do. ये कंप्लीट डेफिनेशन थी, मैंने करवाई थी. असॉल्ट की ये कंप्लीट डेफिनेशन है. जब कहते हैं आप अटेम्प्ट करते हो या फिर थ्रेट देते हो विद इंटेंशन कि आप वो एक्ट कर दोगे, तब हम मान लेते हैं असॉल्ट हुआ है. सो हियर इज योर राइट ऑप्शन. यस. बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट. राइट. नाउ एन इंटेंशनल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन without any lawful justification is battery. Intentionally या direct application of force to another person, आपने force लगा दी. ठीक है. Without lawful justification, then it is known as a battery. Let us see the answer. Yes, B is your right answer. Next question. In which of the following cases there is trespass to land? अब देखिए इसमें हमने ये ढूंढना है कि trespass to land कौन सा है. Very interesting question. इससे आपको और भी examples मिल जाएंगे trespass to land के. Throwing of stones on other person's land, absolutely, this is trespass. Driving nails into the wall, this is also trespass. ठीक है. Placing ladder against the wall, this is also the trespass. Now, allowing the diffusion of gas or invisible fumes, this is also trespass. Allowing cattle to stray on another person, is absolutely, this is trespass. A person thrown upon the land by someone else, this is not trespass. Why? Because involuntarily हुआ है ये, which is not trespass. So here sixth point is not trespass. Okay, let us see. All except 1 and 3. 1 and 3 तो है ही trespass. This is also right. 2 and 4 सारे ही है, 6 नहीं है सिर्फ, है ना. All except 6, yes, ये है. All except 5 कौन सा था, allowing cattle, तो trespass है. So here C is your right answer. Now let us see. Yeah, C is your right answer here. Now next question. This is the last question for today. To constitute the tort of battery, there should be the use of force. Yes, the force may be used through any object like stick, bullet or any other missile. See, हमने तो पढ़ा है, spitting at the person is known as, is considered to be the battery. Throwing water is considered to be battery. Pushing the collar is considered to be the battery. So this is a right option. Now, the force used be, yes, it should be without lawful justification. So C is also the right. D, all of the above. Here D is your right answer. Let us see. Yeah, D is your right answer. So that's all in today's class. Today we have completed 22 questions of trespass.
इसकी आपको नोट्स, इसके सारे क्वेश्चंस का PDF फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लैट प्रेपरेशन, थैंक यू सो वेरी मच।